मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट द्वितीय के प्रश्न पत्र सेकंड के अंतर्गत सुखनासोपदेश का अध्ययन करेंगे। और सुखनासोपदेश का अध्ययन करने से पूर्व हम संस्कृत गद्य साहित्य के विषय में संक्षिप्त जानकारी भी प्राप्त करेंगे। प्राचीन संस्कृत साहित्य मूलतः दो रूपों में हमें उपलब्ध होता है, गद्य में और पद्य में। यद्यपि भाषा की दृष्टि से देखा जाए, स्वाभाविकता की दृष्टि से देखा जाए तो गद्य का आरंभ पहले हुआ होगा, लेकिन उपलब्ध जो संस्कृत साहित्य है वह हमारा जो संस्कृत का ऋग्वेद साहित्य है, सबसे प्राचीनतम है, वह हमें पद्य में ही प्राप्त होता है। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि पद्य के अंतर्गत जो लालित्य होता है, जो स्मरणीयता होती है, उतनी गद्य में नहीं होती। इसलिए पद्य का प्रचलन अधिक रहा होगा, क्योंकि पद्य के अंतर्गत भाषा में लय और ताल होता है, उसे याद करना सरल होता है, सहज होता है। पद्य लोगों को अपनी ओर सहज आकर्षित भी करता है, इसलिए पद्य का ही प्रचलन अधिक रहा है। लेकिन गद्य भी साथ साथ चलता रहा और गद्य का प्रयोग भी हमें वैदिक साहित्य के अंतर्गत, ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत, आरण्यक के अंतर्गत, उपनिषद के अंतर्गत देखने को मिलता है। यद्यपि इसका पुष्ट रूप आगे आख्यान साहित्य में या ब्राह्मण साहित्य में जाकर हमें प्राप्त होता है। सुखनासोपदेश को प्रारंभ करने से पहले हमें संस्कृत गद्य साहित्य के बारे में, उसके प्रमुख विद्वानों के, कवियों के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो संस्कृत गद्य साहित्य में 3 सर्वोत्कृष्ट गद्यकार हुए हैं। उनमें आचार्य दंडी हैं, आचार्य सुबंधु हैं, महाकवि बाणभट्ट हैं। अब इसमें इन तीनों में कौन पूर्ववर्ती है, कौन परवर्ती, इस विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद हैं, क्योंकि अन्य संस्कृत कवियों की भांति इन्होंने भी स्पष्ट रूप से अपने जीवन परिचय के विषय में अपनी रचनाओं में कहीं उल्लेख नहीं किया है। लेकिन जो भी साक्ष्य बाह्य और आंतरिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से प्राप्त होते हैं, उनके आधार पर ही उनके जीवन वृत्त के विषय में कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। तो हम सबसे पहले जो कि 3 सर्वोत्कृष्ट साहित्यकारों के आपको नाम बताए, तो उसमें सबसे पहले हम आचार्य सुबंधु के विषय में जानना चाहेंगे कि आचार्य सुबंधु की एक रचना उपलब्ध होती है और उसका नाम है वासवदत्ता। इस वासवदत्ता, जैसा कि नाम लेने से आपको आपके पाठ्यक्रम में भी एक दूसरा ग्रंथ वासवदत्ता, स्वप्न वासवदत्तम के नाम से है, तो ये दोनों अलग अलग कृतियां हैं, ये आपको अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। आचार्य सुबंधु की जो वासवदत्ता है, उसके अंतर्गत महाराज उदयन और वत्सराज की राजकुमारी वासवदत्ता की प्रेम कथा वर्णित नहीं है, अपितु सुबंधु की जो वासवदत्ता है वो कवि की अपनी कल्पना पर आधारित है, अपनी कल्पना पर निर्मित है। सुबंधु ने लोक कथाओं की कथानक रूढ़ियों का आश्रय लेकर के
अपनी कल्पना के आधार पर इस प्रणय कथा का निर्माण किया है। इसमें वासवदत्ता और कंदर्प केतु की प्रेम कथा का चित्रण है, जबकि स्वप्न वासवदत्ता में महाराज उदयन और वत्सराज की राजकुमारी वासवदत्ता की प्रणय कथा है, और इसमें वासवदत्ता और कंदर्प केतु की, वासवदत्ता के अंदर सुबंधु की जो गद्य रचना है उसमें वासवदत्ता और कंदर्प केतु की प्रणय कथा है। तो ये परिवर्तन तो आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। वासवदत्ता का एक संक्षिप्त कथानक मैं आपके सामने बतलाना चाहूं तो वासवदत्ता में आचार्य सुबंधु का जो उद्देश्य है वो घटना का वर्णन करना नहीं है। उनका उद्देश्य तो जो भी वे वर्णन करने जा रहे हैं उसको कलात्मक रूप देना है, नायक और नायिका का अलंकृत वर्णन करना है, उनके भावों का एक दूसरे को प्राप्त करने के लिए की गई चेष्टाओं का, उनके विरह का, उनके मिलन का, और उसमें आने वाले जो प्रतिबंधक थे, जो विघ्न थे, उनका विस्तार से इसमें वर्णन किया गया है। यह एक संस्कृत साहित्य की सर्वोत्कृष्ट गद्य रचना रही है। दूसरे जो कवि हैं वे हैं आचार्य दंडी। आचार्य दंडी का इन 3 श्रेष्ठ गद्यकारों में नाम परिगणित है। आचार्य दंडी ने अपने 3 रचनाएं उन्होंने लिखी जीवन काल में। उसमें काव्यादर्श है, अवंती सुंदरी कथा है और 10 कुमार चरितम है। ये अलंकृत शैली के ग्रंथ हैं। आचार्य दंडी का जो 10 कुमार चरितम है इसको संस्कृत साहित्य में गौरवमय स्थान प्राप्त है। इस 10 कुमार चरित ग्रंथ को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक है पूर्व पीठिका, दूसरे नंबर पर है 10 कुमार चरित और तीसरा है उत्तर पीठिका। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो इसका मध्य भाग है 10 कुमार चरित, यही कवि की अपनी वास्तविक रचना है। और इस गद्य काव्य के अंतर्गत छल छदमपूर्ण कृत्यों, चमत्कारिक एवं अलौकिक घटनाओं का अधिक वर्णन प्राप्त होता है। इसका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से है कि पुष्पपुरी के राजा राजहंस के पुत्र और उनके मंत्रियों के जो पुत्र हैं, उन्होंने अपने जीवन में जो अनुभव प्राप्त किए उनका वर्णन इसके अंतर्गत है। ऐसा है कि तपस्या के बल पर प्राप्त किए गए मालवेश्वर मानसार से पराजित होने पर राजहंस जंगल में चले जाते हैं। वहां राजहंस और उनके मंत्रियों को पुत्रों की प्राप्ति होती है। बड़े होने पर जीवन का अनुभव लेने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये देशाटन को निकल जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। और ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि वे सभी अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं, एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। वे संघर्षपूर्ण, विचित्र, संकटग्रस्त जीवन व्यतीत करते हैं। और जब लौट करके आते हैं तो अपनी अपनी कथा एक दूसरे को सुनाते हैं और परस्पर सुनाई गई इस कथा का नाम ही 10 कुमार चरितम है। 10 कुमार चरितम वैदर्भी शैली में लिखी गई रचना है। वैदर्भी शैली बहुत सरलता से पाठकों को समझ में आ जाती है
और महाकवि दंडी के विषय में विद्वानों में एक उक्ति विशेष रूप से प्रसिद्ध है, दंडिनः पदलालित्यम। दंडिनः पदलालित्यम, उनकी यह विशेषता उनके साहित्य गौरव में अभिवृद्धि करती है, क्योंकि वे वैदर्भी रीति के आचार्य हैं और वैदर्भी रीति के साथ ही उनके 10 कुमार चरितम जो काव्य है उसमें समस्त पदों की न्यूनता है, समासों की बहुलता नहीं है, माधुर्य व्यंजक वर्णों का उन्होंने प्रयोग किया है, इसलिए दंडी का पदलालित्य विशेष रूप से प्रसिद्ध है। जो 3 सर्वश्रेष्ठ गद्यकार बताए गए हैं उनमें अब हम महाकवि बाणभट्ट के विषय में, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में जानकारी लेंगे। और महाकवि बाणभट्ट से पहले जो 2 कवि रहे हैं उनका संक्षिप्त परिचय आपको दिया गया और अगले व्याख्यान में महाकवि बाणभट्ट का परिचय आपको प्रदान किया जाएगा।